अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक तो आपको बताएंगे कि टेरियान वाइट केस का जो फैसला किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और इसके ऊपर बड़े दिलचस्प हकाइक हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जनाब आपको बताएंगे कि वकला तंजीमें क्यों मुसलसल आइन और कानून की खिलाफ वर्जियों के बावजूद भी और जिस तरीके से इंसानी हुकूक की पामालियाँ हो रही हैं, जो वकीलों के साथ सलूक हुआ है, इन सब चीज़ों के बावजूद भी ये वकला तंजीमें आखिर खामोश क्यों हैं, इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। फिर मज़ीद कुछ ये ख़बरें हैं जनाब लाहौर हाई कोर्ट से, जहाँ पे शनाख्ती कार्ड लीक कर दिया गया है और सीजे लाहौर हाई कोर्ट जिनकी बातें आजकल बड़ी दबंग हैं और बहुत से लोगों को यकीनन अच्छी नहीं लग रही होंगी, तो उनको क्या मैसेज दिया गया है। उनकी बेटी का मुबैना तौर पर ये आईडी कार्ड है जिसकी तफसीलात लीक कर दी गई हैं। इसके अलावा एक अहम लार्जर बेंच भी बन गया है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे मामला। और फिर पीटीआई पे भी काफ़ी तनकीद हो रही है। एक दो स्टेप्स इनके ऐसे हैं केपी हुकूमत के, जिसके ऊपर जो खुद पीटीआई के लोग हैं वो भी बड़ी तनकीद कर रहे हैं और बड़ा जायज़ तनकीद बनती है। उसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब ने आज अपनी हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से एक खिताब किया है और उसमें उन्होंने कौम को एतमाद में लिया है जी। तो उसके ऊपर भी ज़रा बताएंगे हम उन्हें कि हम उनकी कारकर्दगी को कैसा देख रहे हैं। उन्होंने तो अपना खिताब किया और चलते बने, तो हम भी कुछ पोस्टमार्टम करेंगे इस हुकूमती कारकर्दगी का इसी व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी आपको बता दें, टेरियान वाइट केस जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, पहले तो बल्कि 3 रुकनी बेंच था जिसमें से 2 जज साहिबान ने अपना फैसला सुना दिया था, उसके बाद दोबारा लगाया गया, लेकिन फिर अल्टीमेटली यही फैसला प्रिवेल किया कि उसका फैसला आ चुका है। और वो फैसला यही था कि इस केस को समाअत के काबिल नहीं समझा था जज साहिबान ने। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जो दरख्वास्त गुजार था वो एक पुरअसरार शख्स, जो आपको हर दरख्वास्त लेकर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में पहुंच तो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा, ऐसा ज़बरदस्त दरख्वास्त गुजार है। और वो इतना रिसोर्सफुल है, इतने उसके पास वसाइल हैं कि महंगे वकील भी वो हायर कर लेता है, लेकिन वो सामने भी नहीं आता, साफ छुपता भी नहीं, सामने आता भी नहीं। तो बड़ा ही कोई पुरअसरार शख्स है जी, साजिद नामी कोई शहरी, जिसको बहुत तकलीफ़ है टेरियान की कि उसको उसका हकीकी वालिद मिलना चाहिए जो कोई भी है, और उस वजह से वो बार बार आ जाता है जी लेके ये दरख्वास्त कोर्टों में कि जनाब इमरान खान नाअहल है क्योंकि उसने अपनी मुबैना बेटी छुपाई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला ये कहता था कि इस मामले पर दरख्वास्त गुजार या तो उसकी अपनी बेटी जो ये क्लेम करे कि हाँ जी मैं बेटी हूँ, वो दरख्वास्त गुजार हो सकती है, या अगर कोई उसकी माँ है बच्ची की, वो दरख्वास्त गुजार हो सकती है। लेकिन एक नामालूम शहरी कैसे दरख्वास्त गुजार हो सकता है, वो तो मुतासरा फरीक ही नहीं है। तो इस बुनियाद के ऊपर, और फिर दूसरा कि ये जो जजमेंट की बुनियाद बनाई गई थी सारी जो एक अमरीकी अदालत के हवाले से, उसके ऊपर ये कहा जाता है कि जी वो उसने फैसला दे दिया था, तो बेसिकली वो तो एक एक्स पार्टी जजमेंट थी। तो उसके ऊपर भी हाई कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि इन दोनों बुनियादों के ऊपर ये केस तो नाकाबिल समाअत है। तो बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है कि नहीं जी, अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है कि नहीं, इमरान खान को नाअहल डिक्लेयर किया जाए क्योंकि उन्होंने अपनी मुबैना बेटी छुपाई है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो काबिल कबूल नहीं है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, मेरा ख्याल है कि मुझे उम्मीद नहीं है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी कोई एंटरटेन करेगी। ये मज़ीद सिर्फ ज़िल्लत और रुसवाई हासिल करने का एक तरीका ही हो सकता है, और ये चीज़ों को बार बार लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो मुसलसल बात, जाहिर है जब हेयरिंग हो, बार बार खबर रिपोर्ट हो, तो वो चीज़ें बार बार डिस्कस होती रहें और एक कैरेक्टर असैसिनेशन होती रहे। तो इसका मकसद सिर्फ बुनियादी तौर पर यही नज़र आता है, वरना इसका कोई ख़ास ऐसा मकसद तो नज़र नहीं आता। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को कोई पजीराई मिलेगी। दूसरी तरफ हम ये आपको बता दें कि जो कोर्ट्स या जजेस हुकूमत के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बात करते हैं, उनके सामने डट कर खड़े होते हैं, तो उनके साथ फिर दबाव का सिलसिला और बढ़ाया जाता है। तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो कल बड़े दबंग अंदाज में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, आज उनकी साहबजादी का एक आईडी कार्ड का अक्स जो है वो हमें सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करता हुआ नज़र आ रहा है। और इससे क्या हासिल करना है, इसका क्या मकसद है, क्या मैसेज देना है, ये बात समझ से बालातर है।
लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि जिस तरह से जस्टिस बाबर सत्तार साहब की फैमिली को निशाना बनाया गया था और एक पूरा प्रोपेगेंडा किया गया था प्लान्ड किस्म का, जिसमें उनकी फैमिली को और उनको निशाना ये बनाया गया कि जी ये दोहरी शरीयत रखते हैं, ये पाकिस्तान के वफादार ही नहीं हैं, और इस तरह से मामलात करके उनको एक तनकीद का निशाना बनाया गया था। तो इसी तरह का शायद ही कुछ करने की कोशिश की गई थी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के साथ, लेकिन जो जज पहले ही इतना प्रेशर बर्दाश्त कर ले वो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों से आमतौर पर तो खौफजदा नहीं होते, बल्कि मज़ीद वो डट कर ही खड़े होते हैं। तो ये चीप हरकतें हैं जो मुसलसल जारी हैं, और अब तो हमें इन चीप हरकतों पे हैरत भी नहीं होती। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया है, और इसकी वजह यह है कि ये वैसे पहले भी बेंच बनाया गया था, लेकिन इसमें जस्टिस शाहिद बिलाल साहब भी मौजूद थे। अब उनकी चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तैनाती हो गई है, तो इसलिए अब ये जो बेंच है इसको नए सिरे से तश्कील दिया गया है। अब ये 5 रुकनी बेंच जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस रिसाल हुसैन पर मुश्तमिल है, जो कि 2 अहम मामलात की समाअत करने जा रहा है। एक तो जी इमरान खान की नाअहली से मुतालिक जो तोशा खाना के मामले पर चैलेंज की गई है इमरान खान की तरफ से, और दूसरा मामला है बल्ले के निशान का, जो कि शुरू में ही आपको पता है जिसको हाई कोर्ट ने एंटरटेन किया था उस वक्त जब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर इलेक्शन कमीशन का फैसला था, तो उसको चैलेंज किया था। तो ये बेसिकली दोनों बड़ी अहम नौइयत की दरख्वास्तें हैं जिनको अब 5 रुकनी या लार्जर बेंच सुनेगा, और खबर देने वाले तो अभी तक तो यही बता रहे हैं कि ये सारे जज साहिबान अच्छी शोहरत के हामिल हैं, और उम्मीद है कि इस सिलसिले में इंसाफ पर मबनी फैसला होगा, चाहे वह जो भी हो। तो बहरहाल ये जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं जाते जाते कुछ अहम इकदाम बड़ी तेज़ी से हमें उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि उन्हें नज़र आ रहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट भेजा जा रहा है, तो उससे पहले वो कुछ ज़रूरी काम करना चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से फ़ैसला दिया, और ये 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया, इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जज लगवा दिए। तो ये सारे जल्दी जल्दी वो काम करते चले जा रहे हैं कि वहाँ पर हलफ उठाने से पहले लाहौर हाई कोर्ट में कुछ अहम केसेस के लिए बेंचेस तश्कील पा जाएं। तो लेट्स सी इसके ऊपर क्या होता है। इसके अलावा हुकूमत अपनी चालें चल रही है, और उनका काम इस वक्त हमें बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि जो उन्होंने पहले भी किया वो अभी भी जारी रखे हुए हैं। वो बुनियादी तौर पर क्या है कि किसी भी सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीमें हों, उनके अहदेदारान को खुश कर दो, उनको राज़ी रखो, ताकि ये तंजीमें हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ा प्रेशर ना डाल सकें, एक बड़ा एहतजाज ना कर सकें, चाहे आप उनके साथ कितनी ज़्यादती कर दें। इसकी प्राइम एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जो अभी रिसेंटली हमने देखी कि किसान तंजीमों को इन्होंने कैसे चुप करवा दिया। इतना बड़ा कत्ल हुआ है ज़राअत का इस मुल्क में, लेकिन सब खामोश। इतना बड़ा गंदम स्कैंडल था, लेकिन कोई पूछगछ नहीं। 1-2 छोटे मोटे अफसरों को इधर उधर करके और सबको बता रहे हैं कि जी हमने बड़ा कारनामा कर लिया। असल मुजरिमान जो हैं अभी तक कानून की गिरफ्त से बाहर हैं, और उसके साथ साथ जो फैसले किए हैं इतने खुदकुश किस्म के फैसले, जिसमें किसान को माशी तौर पर आपने बिल्कुल उसको मफलूज कर दिया है, वो फैसला कि उसकी गंदम नहीं खरीदी और जिस तरीके से उसका इस्तेसाल किया है। लेकिन आप देखिए कोई किसान आपको सड़क पर नज़र आया, कोई एहतजाज हुआ? क्योंकि उनकी तंजीमों को, उनके अहदेदारान को हुकूमत ने अपने काबू में रखा हुआ है। यही सूरत हाल आपको सहाफ़ियों के हवाले से नज़र आएगी। चंद अहम सहाफ़ियों को, एक तो वैसे ही सहाफ़ियों में बड़ी डिवीज़न है, और बूट पॉलिश सहाफ़ी तो आपको पता है हर दौर में मौजूद होते हैं जो हुकूमत से फ़ायदे उठाने के लिए तैयार होते हैं, तो इस दौर में बेपनाह हैं। तो एक तो वैसे ही उनमें डिवीज़न है, और फिर अहदेदारान जो होते हैं मुख्तलिफ तंजीमों के, उनको भी कोशिश यही करती है हुकूमत के किसी तरह अपने साथ मिला के रखे। अब ये हद तक इज़्ज़त का जो कानून है, इसके ऊपर ज़रूर कुछ एक स्टैंड नज़र आ रहा है सहाफ़ियों का, लेकिन अदरवाइज़ आप देखें कि उस अंदाज से सहाफ़ियों की जिस तरह से नौकरियां गई हैं, उनके साथ अगर गिरफ्तारियां हुई हैं, मुकदमात बने हैं, कुछ भी हुआ है, तो उस लेवल का हमें सहाफ़ियों का एहतजाज नज़र नहीं आता। तो उसकी भी बुनियादी वजह यही है कि कॉम्प्रोमाइज़ करवा लेते हैं अहदेदारान से। यही तरीका वकला के हवाले से है। आप देख लीजिए कि बाकायदा वकला तंजीमों को यूज़ किया इस हुकूमत ने। कैसे कि पाकिस्तान बार काउंसिल बिल्कुल इनके हाथ में, पंजाब बार काउंसिल बिल्कुल इनके हाथ में,
इनके ओहदेदारान को ये लोग अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस तरीके से ये ओहदेदारान सिर्फ उस वक्त बोलते हैं जब हुकूमत को सूट करता है, सिर्फ उन जजेस के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं जो हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे हैं, जबकि बाकी ये तंजीमें मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। मुल्क में जिस तरह से आइन की पामाली हुई, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, उसके बाद जो तोड़ फोड़ हुई है, जो लोगों के घरों में फलांग फलांग कर गिरफ्तारियाँ हुई हैं, ख़वातीन को जिस तरीके से इन्होंने मैं समझती हूँ बेहुरमती की है, उनकी जेलों में रोला है, उनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, घसीटा गया उन्हें, सब कुछ हुआ है। फिर उसके बाद आप देखें कि एक एक बंदे की 14 मरतबा गिरफ्तारियाँ हुई हैं, एक एक बंदे के ऊपर 50 मुकदमात हुए हैं, बिला वजह लोगों के ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं। इतना कुछ मुल्क में होता रहा है, बिल्कुल लाकानूनियत नज़र आती रही है, लेकिन ये तंजीमें चुप करके बैठी रही हैं। इनकी तरफ से आपको कोई एहतजाज, कोई आवाज़, कोई प्रेशर नहीं नज़र आता कि कहीं इन्होंने ये आवाज़ उठाई हो कि हाँ जी, ये मुल्क में आइन और कानून की क्यों इस कदर पामाली हो रही है। अगर ये बोले हैं तो सिर्फ इस बात पे बोले हैं कि जी काजी फायज ईसा को क्यों कुछ कह दिया। वो कोई जज जो भी हो, चाहे आमिर फारूक साहब हों, काजी फायज ईसा जो कि इस वक्त बज़ाहिर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल एक कंफर्ट लेवल दिए हुए हैं, उनको कुछ कोई दूसरा बंदा तनकीद का निशाना बना दे तो फौरी तौर पर ये जो तंजीमें एक्टिव हो जाती हैं। अदरवाइज आप देख लें अपनी वकला के साथ, इनके साथ क्या हुआ है, अपनी कम्युनिटी के वकला के साथ कि दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हुए हैं, गिरफ्तारियाँ हुई हैं, फिर भी ये तंजीमें सड़कों पर नहीं आई। उसकी वजह यह है कि हर वक्त इन ओहदेदारान को बिल्कुल खुश किया जाता है। आज भी मरियम नवाज साहिबा के साथ मुलाकात में ये बताया जा रहा है कि जी जो वकला तंजीमें उनको 1 अरब तक ग्रांट जो है बढ़ा दी गई है। अब आप अंदाज़ा लगाएं। तो ये जब सूरत हाल हो, भाई आखिर इतना अरबों रुपए की ग्रांट का आपने करना क्या होता है, कोई पहले मुझे इसका कोई हिसाब किताब तो समझ में आए, कोई ऑडिट तो होना चाहिए कि ये जो ग्रांटें मिलती हैं इनका होता क्या है। और फिर आप ये अरबों रुपए की ग्रांट दे रहे हैं, चलें अगर मान भी लिया कि ये किसी काम के लिए होती हों, कोई मफाद, अवामी मफाद था उसमें, किस चीज़ के लिए। और फिर यही वो लोग हैं जिनके अरबों रुपए ठूंस कर मुंह भर दिए जाते हैं, तो फिर इन मुंह से कभी भी आप आइन और कानून के हवाले से कोई बात नहीं सुनेंगे। फिर ये उतना ही बोलेंगे जितना हुकूमत इन्हें इशारा करेगी। तो ये वो तरीका है कि जिसकी वजह से ये अपनी जेब में रखते हैं हर बंदे को, हर तंजीम को, कि कोई इनके खिलाफ उठ के खड़ा ना हो। उसके बाद बहुत से लोग इस बात पे कहने लगे कि जी ये तो ग्रांट्स जो हैं वो तो इमरान खान ने भी बड़े अपने दौर में दी हुई। भाई पहली बात ये कि अगर इमरान खान ने भी कोई काम किया हुआ है गलत है तो वो गलत ही होगा, उसको कोई ये तो नहीं कहेगा कि चूंकि वो इमरान खान ने कर लिया तो लिहाजा वो अच्छा हो गया। एक बात। दूसरी बात ये कि मैं तो ये बात ही नहीं कर रही कि जी ग्रांट सहाफ़ियों को आप दें या उसको दें या उसको दें, मैं तो ये कह रही हूँ कि एक तो ये कि कोई समझ में आना चाहिए कि ऑडिट हो। दूसरी बात ये कि इमरान खान ने उन सहाफ़ी तंजीमों को अगर ग्रांट दी भी हो तो उसको इस्तेमाल किया है क्या। यहाँ तो हम ये सूरत हाल देख रहे हैं कि ये तंजीमें, वकला तंजीमें बाकायदा इस्तेमाल हो रही हैं हुकूमत के हक़ में, मुखालफिन के ख़िलाफ़। क्या इमरान खान के दौर में भी इसी तरह हम देख रहे थे कि आइन और कानून की पामाली हो रही थी और ये वकला तंजीमें खामोश थी क्या। तो ये तो कोई जवाब ना हुआ कि जी इमरान खान के दौर में भी हुआ था। तो ये आप ये बताएं कि जो आज के दौर में हो रहा है उसके ऊपर वकला क्या किरदार अदा कर रहे हैं, वकला की आवाज़ क्यों नहीं उठ रही है। ये वो बुनियादी चीज़ है। और फिर उसके बाद अब पीटीआई के ऊपर भी अलग से तनकीद हो रही है और उसकी वजह यह कि पीटीआई भी जो नज़रिया लेके चलती है, जिसके लिए उनका लीडर जेल में बैठा है, जिसकी वो बात कर रहा है, तो क्या पीटीआई भी उस बात के ऊपर खड़ी हुई है क्या जिस सूबे में उनकी हुकूमत है हमें वो नज़र आ रही है। तो इस बात के ऊपर तो अब तनकीद हो रही है, खुलेआम हो रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब इस हवाले से नहीं सेटिस्फाइड कर पाए अपनी गवर्नमेंट को भी, अपने अवाम को, वोटर सपोर्टर को, और यकीनन उनके ऊपर बड़ी सही तनकीद हो रही है। अभी ये कल की खबर है कि मेजर जनरल रिटायर्ड अमजद फ़हीम साहब को हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर में तैनात कर दिया गया। इसी तरह मेजर जनरल रिटायर्ड सलाहुद्दीन साहब को बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स सवाबी में तैनात कर दिया गया। तो अब इस पे ऊपर सवाल सब उठा रहे हैं कि भाई यही बात पे आप हुकूमत पे तनकीद करते हैं कि जनाब रिटायर्ड जर्नलों को जगह जगह पे आपने क्यों चेयरमैन बना दिया, सरबराह बना दिया, किसी को यूनिवर्सिटी में लगा दिया, किसी को चेयरमैन नादरा बना दिया, किसी को कहीं किसी को एडजस्ट कर दिया, किसी को चेयरमैन नैब बना दिया। हर जगह पे आपने ये जर्नल खुद ही ला के बिठा दिए हैं। यही तनकीद होती है। और फिर आप बातें करते हैं सिविल सुप्रीमेसी की।
और अब वही काम खुद अगर अली अमीन गंडापुर ने भी आके करने अपने सूबे में, अपनी हुकूमत में, तो फिर फ़ायदा क्या है इस कुर्बानी का? फिर इसका मतलब है आप लोगों के क्या ये खोखले नारे हैं? फिर इसका मतलब है कि जो आप लोग कह रहे हैं वो आप कर नहीं रहे हैं, आपके कौलो फेल में तजाद है। जब इमरान खान ये बात अब कर रहा है कि जी सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, इदारों को अपनी हुदूद में रहना है, हर जगह टांग नहीं अड़ानी है, तो आप किस खुशी में लोगों के जो रिटायर्ड लोग हैं उनके जनाब ओहदे बांट रहे हैं उनको बैठ के? तो ये एक अजीब व गरीब सूरत हाल है जिसके ऊपर मालूम नहीं कि अली अमीन गंडापुर साहब के दिमाग में क्या चल रहा है, या कोई उनकी अगर मजबूरी है तो वो कम अज़ कम उन्होंने किसी के साथ शेयर तो नहीं की। लेकिन इसके ऊपर तनकीद हो रही है, मेरा ख्याल है कि इनको इस फैसले पे नज़रसानी करनी चाहिए। आखिर में जी मैं आपको बता दूं कि एक और मैं सिर्फ बात कर लूं वो इस हवाले से कि जो ऊँट का वाक़या मैंने आपको बताया था उसके ऊपर पीपल्स पार्टी का रिएक्शन आया है और उनका ये कहना है कि जी हम इसको देख रहे थे मामले को, अब पता ये चला है कि दोनों जो पार्टीज़ हैं यानी अफ्रीकैन जो हैं उनके दरमियान सुलह हो गई है, तो मामला रफा दफा हो गया। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आप किसी बेजुबान के साथ जुल्म कर दें और उसके बाद उसके बिहाफ पे खुद ही सुलह भी कर लें, क्योंकि जिस बंदे का वो शख्स है जिसका वो ऊँट था वो एक गरीब आदमी था, वो वैसे भी वडेरों के साथ लड़ तो नहीं सकता, वो उनके खिलाफ खड़ा तो नहीं हो सकता। सिंध में तो आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो आप अल्टीमेटली यही कर रहे होते हैं। लोग तो वो तो ऊँट की टांग थी, लोगों ने तो अपने बेटों की मौत वो भुला दी या उस पर वो खामोश हो गए। वहाँ तो ये सूरत हाल है। तो आप क्या बात कर रहे हैं कि वो वडेरे के आगे कोई छोटा आदमी खड़ा हो जाएगा कि जी मेरे ऊँट की टांग क्यों काट दिया आपने? ये काम तो फिर हुकूमत का है ना कि रियासत खड़ी हो, फिर चाहे वो वडेरा हो कोई भी हो। लेकिन जब रियासत खुद, हुकूमत खुद इन वडेरों के रहमो करम पर हो, उनके गोठों से इनको वोट मिलते हों, उनके कमी कमीन जो हैं वो इनकी खिदमत पे मारूफ हों, तो फिर आप वडेरों के साथ ही खड़े होंगे, फिर कमी कमीन के साथ थोड़ी खड़े होते हैं। तो बहरहाल आखिर में जी शहबाज शरीफ साहब ने आज खिताब किया और उन्होंने कहा जी 100 दिन पूरे हो गए हुकूमत को, बड़े हमने कारनामे किए हैं। तो उन्होंने एक खिताब किया जिसको मैं सुन के सोच रही थी कि पता नहीं कौन से मुल्क के भाई ये वज़ीर आज़म है, कौन सी कहानियाँ हमें सुना रहे हैं, और बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट आ गई, ये आ गया वो आ गया। भाई खाली इन्वेस्टमेंट के कमिटमेंट से तो बात नहीं बनती वज़ीर आज़म साहब। पिछले हम आपके 100 दिन की कारकर्दगी का जायज़ा नहीं लेंगे, पिछले 2 साल से सर आपकी हुकूमत है, तो हम तो फिर ये देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों में आपने क्या कारकर्दगी की। ये तो अभी आपका दूसरी एक इनिंग शुरू हुई है ना, वरना पहली इनिंग भी तो थी 16 महीने की। तो इस इनिंग में भी और उस इनिंग में भी हम तो कुल मिला के देख रहे हैं कि आपके क्या स्कोर बोर्ड रहे हैं। तो सीधी सी बात है, आपने तो पता नहीं क्या हवाई बातें की हैं। हमारे पास तो कुछ लिखी पड़ी फैक्ट्स हैं, हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बहाल करने में नाकाम रहे। ये इलेक्शन जो कि एक मुतनाज़ तरीन इलेक्शन था, सबको पता है कि आपकी एक नाजायज़ हुकूमत है और आपने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। कोई आप ऐसा कमीशन बनवा देते, कोई आप ऐसी कमेटी बनवाते, किसी तरह भी आप ये कोशिश करते कि जो भी फॉर्म 45, 47 के रौले हैं, अगर आप हक पर होते तो आप बनवाते और खोल कर सामने रख देते कि देखिए मैं बिल्कुल जायज़ वज़ीर आज़म हूँ, इसके ऊपर कोई सवाल ना आए। लेकिन आप मीसने बन के चुप करके बैठे हुए हैं क्योंकि आपको पता है कि आपके पास एक जाली मैंडेट है। तो आप इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बहाल करने में नाकाम रहे। आप निज़ाम इंसाफ रियासती इदारों पर एतमाद बहाल करने में नाकाम रहे। ये हमने सूरत हाल देखी है कि अब लोग अदलिया के पास जाते, थानों इदारों के पास जाते, इलेक्शन कमीशन की बातों पर कोई एतबार करने के लिए तैयार नज़र नहीं आता। हर किसी को साफ पता लगता है कि इस रियासती इदारे झूठ बोलते हैं अवाम से, और आप इस क्रेडिबिलिटी को बहाल करने में, अवाम का रियासती इदारों से रिश्ता जोड़ने में टोटली नाकाम नज़र आ रहे हैं। तीसरी चीज़, आपका जो दौर है वो सियासी इंतकाम की कार्रवाइयों के लिहाज से तारीख़ के बदतरीन दौर के तौर पर याद रखा जाएगा। यह आप याद रखिए कि सियासी मुखालफिन को जिस तरह कुचला गया आपके दौर में, यह आपकी एक ऐसी स्याह किस्म की तारीख़ लिखी गई है जो कभी आप अपने दामन से मिटा नहीं सकेंगे इसके दाग। आप अवामी फलाह का एक भी मंसूबा आज तक शुरू नहीं कर सके। पांचवी चीज़, आपने अमीर तबके के लिए तो बिजली सस्ती कर दी है, जो आपने 10 रुपये यूनिट सनतों को सस्ता कर दिया,
और गरीब तबके के लिए आपने 6 रुपये बढ़ा दिया, यानी फिर सारा बोझ जाके आपने अवाम पे डाल दिया। सैलरीड क्लास के ऊपर आपने टैक्स बढ़ा दिया और ज़रूरी ज़मीनों के ऊपर आपने कोई टैक्स नहीं लगाया। आपने लोगों की तो हर चीज़ ज़रूरियात ज़िंदगी की महंगी कर दी, लेकिन अपने अयाशियाँ अल्ले तल्ले आपने ख़त्म नहीं किए। जो मुराद मिली होती हैं, फ्री के बिजली के यूनिट, फ्री के पेट्रोल, फ्री के वीज़े, फ्री के ट्रैवल्स, फ्री की रिहाइशें, ये सब तो आपने ख़त्म ही नहीं किया, किसी तौर भी नहीं किया, किसी भी अशराफिया के तबके में से नहीं किया। तो कैसे आवाम को लगे कि आप ये बोझ आवाम के साथ मिल के बाँट रहे हैं। फिर आप एक ताकतवर पार्लिमानी निज़ाम का तासुर देने में भी नाकाम रहे। आपकी हुकूमत को देखते, आपको देखते साफ ये ही महसूस होता है कि आप एक डमी हैं जिसको कोई और चला रहा है। आप एक कमज़ोर तरीन वज़ीर आज़म हैं जो अपना वज़ीर दाखिला अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा सका, जो अपना वज़ीर ख़जाना अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा सका, जो अपनी कैबिनेट में और उसके अलावा भी अहम ओहदों पर तैनातियाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सका। तो जो वज़ीर आज़म का एक कॉन्सेप्ट होता है कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क का, आपने उस ओहदे को इस लिहाज से बेवकत किया है कि आप एक कठपुतली और एक डमी की हैसियत से हर जगह साथ फिर रहे होते हैं। कभी मोहसिन नकवी लीड कर रहा होता है, कभी आर्मी चीफ लीड कर रहे होते हैं और आप वहाँ पर एक डमी की हैसियत से बैठे होते हैं। तो आपने इस ओहदे की जो इज़्ज़त है, जो उसकी अहमियत और वक़्त थी, उसको भी आपने डिग्रेड किया। फिर उसके साथ साथ अभी तक माशी महाज पे भी आप देख लें, मुल्क में आप 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट लाने में नाकाम रहे हैं। आप सिर्फ वादे लेके आ रहे हैं और वही वादे आप आगे अवाम से कर देते हैं। आगे अगर प्रैक्टिकली देखें तो 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिर उसके बाद आप देखिए कि आपके इस वक्त के तक के गलत फैसलों के नतीजे में, अगर वो आपके किसी हद तक हैं और बाकी तो जहाँ से हो रहे हैं सबको पता है, मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार है। अभी तक मुल्क में बेचैनी है। कोई मुल्क में आपको प्रॉस्पेरिटी, कोई मुल्क में आपको एक स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती। आपके दौर में हर शोबा, चाहे वो खेल हो, चाहे वो ज़राअत है, चाहे वो सन्नत है, वो तबाह हाल है। सन्नतें बंद पड़ी हैं। आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देख लें, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देख लें, उसके बाद आप ज़राअत का हाल देख लें। वो वहाँ पर हालांकि बम्पर क्रॉप हुई है, लेकिन किसान आपका, काश्तकार आपका रो रहा है बैठ के। ये सूरत हाल ज़राअत की आपने की है। और उसके बाद आप अपनी खेलों का हाल देख लें, वहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो ये आपकी परफॉर्मेंस है। और अभी भी मैं आपको बता दूँ कि एक जो आप चीज़ कंसीडर करते हैं कि जी हमने महंगाई में कमी की है, महंगाई में कमी नहीं हुई, महंगाई की रफ्तार में सिर्फ कमी हुई है। पहले अगर महंगाई 38% के हिसाब से चल रही थी, तो अब वो बढ़ तो अभी भी रही है, लेकिन ओवरऑल एवरेज अगर लगाया जाए पूरे साल का तो वो 24% रही, यानी पूरे साल में 24% की रफ्तार से महंगाई बढ़ी है। और आगे जिस तरीके का आपने बजट बनाया है और जो आपको बढ़ावाया गया है, उसके नतीजे में महंगाई में मज़ीद इजाफा ही होने जा रहा है। जब आप पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएंगे तो आपकी पेट्रोल महंगा होगा। अभी तो आपने ऐलान किया है कि सस्ता कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या फ़ायदा है? चंद दिनों बाद जब आप पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएंगे तो फिर पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा आपको। बिजली आपने महंगी की है, उससे भी हर चीज़ महंगी होगी। तो कहाँ की आप कहानी सुना रहे हैं कि महंगाई कम होगी? आने वाले दिनों में तो मज़ीद हमें ये नज़र आ रहा है कि महंगाई में इजाफा होगा। तो ये आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है शहबाज शरीफ साहब। अलबत्ता आपकी जो उर्दू थी, जो आपके स्टाइल थे, जो आपके आनिया जानियाँ थी, जो आपके बाहर जाके एक्टिंग और एक्सप्रेशंस थे, वो हमेशा की तरह बड़े ज़बरदस्त फनकारी वाले थे। बाकी उसमें हमें अगर ऑन ग्राउंड देखें तो हमें कोई रियलिटी में कोई परफॉर्मेंस आपकी नज़र नहीं आती। नाज़रीन, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।